आज का लेक्चर हमारा वायरल जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हम वायरसेस की रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो वायरसेस की रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो हमें ये बैकग्राउंड देखना होगा उसके लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो वायरसेस होते हैं दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसका मतलब क्या है कि उनके लिए एक होस्ट लाजमी होता है, कंपल्सेशन होती है इसके लिए होस्ट की। विदाउट होस्ट दे कैन नॉट रेप्लिकेट, कि होस्ट के बगैर वो रेप्लिकेशन नहीं कर सकते, अपने जीन्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब इसकी वजह यह है कि जो वायरसेस होते हैं उनके पास इस तमाम प्रोसेस के लिए जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स होते हैं वो मौजूद नहीं होते। इसकी वजह से ये एक होस्ट की जितनी भी मशीनरी होती है, राइबोसोम्स, एंजाइम्स वगैरह जो कुछ भी होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी भी जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन के लिए, तो ये होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के लिए जो मशीनरी मौजूद होती है उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और अपनी मशीनरी अपने जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई या रेप्लिकेट करते हैं। एक बार जब एक वायरस जो है किसी होस्ट में एंटर हो जाता है तो उसकी मुख्तलिफ़ स्टेजेस आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये प्रोसेस सारा होता है। लेकिन एंटर होने के बाद जो एक पीरियड होता है उसको हम कहते हैं एक्लिप्स पीरियड। उस पीरियड के दौरान उस वायरस की जो इन्फेक्शन काज करने की प्रॉपर्टी होती है वो कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा टाइम पीरियड जब एक वायरस या एक वायरॉन जो होता है वो जब होस्ट के अंदर एंटर हो जाए और कुछ टाइम के लिए उसकी जो इन्फेक्टिविटी की जो एबिलिटी होती है वो स्टॉप हो जाती है या पॉज हो जाती है, उस टाइम को हम कहते हैं एक्लिप्स पीरियड। तो अब हम डायरेक्टली जाते हैं टूवर्ड वायरल रेप्लिकेशन। तो वायरस की जो रेप्लिकेशन है उसके जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जनरली जो कि हैं अटैचमेंट, एंट्री, वायरल जीनोम रेप्लिकेशन, असेंबली, मैचुरेशन एंड देन रिलीज़। तो इनको हर स्टेप को हम वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले है अटैचमेंट। अटैचमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात यह आती है कि जितने भी वायरसेस होते हैं दे आर होस्ट स्पेसिफिक। इसका मतलब ये है कि हर वायरस का एक स्पेसिफिक होस्ट होता है, वो सिर्फ उसी होस्ट को इन्फेक्ट कर सकता है, सिर्फ उसी के साथ वो अटैच हो सकता है। तो जब एक होस्ट स्पेसिफिक होस्ट किसी भी वायरस को अवेलेबल होता है तो उसके बाद फिर वो उसके साथ अटैच हो जाता है। इस स्टेप के लिए एनर्जी बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं होती और ये प्रोसेस जो है किसी एनर्जी की यूटिलाइजेशन के बगैर होता है। अब मेटाबॉलिक एनर्जी हो सकती है ये, लेकिन यहाँ पे कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती और बगैर एनर्जी के ये प्रोसेस होता है, जिसके अंदर एक होस्ट के ऊपर मौजूद जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं उनकी वजह से जाके उनका जो स्पेसिफिक वायरस होता है वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। अब जो वायरसेस हैं इनको अगर हम होस्ट की रेंज की बेस पे देखें तो दो क्लासेस बनती हैं इनकी। फर्स्ट को हम कहते हैं होस्ट नैरो होस्ट रेंज। ये वो वायरसेस होते हैं जो सिर्फ 1 to 3 जो हैं स्पीशीज़ को जो हैं वो कॉज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो होस्ट होता है उसकी रेंज ज़्यादा होती है, वो 1 से 3 तक मुख्तलिफ स्पीशीज़ को जो है वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल है ह्यूमन के अंदर जो हमें इन्फ्लुएंज़ा वगैरह हो जाता है, कोल्ड जो हमें कोल्ड एंड कफ़ की शिकायत होती है, तो उसका जो वायरस होता है दैट इज़ नैरो होस्ट रेंज, क्योंकि वो जो है सिर्फ एक से लेके 3 तक स्पीशीज़ जो हैं ह्यूमन भी जिनमें आ जाते हैं सिर्फ उनको ही वो इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ब्रॉड होस्ट रेंज वो वाले वायरसेस होते हैं जिनकी जो होस्ट होते हैं वो डिफरेंट स्पीशीज़ और मैनी स्पीशीज़ हो सकती हैं। ह्यूमंस में जैसे हम देखते हैं, फिर इसके अलावा बैट्स में हो सकता है, डॉग में होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वो वायरसेस होते हैं जो मोस्टली 3 से ज़्यादा स्पीशीज़ को इन्फेक्ट कर सकते हैं। और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल उसकी है रेबीज़ की। तो रेबीज़ के अंदर अगर हम देखें तो मैमल्स भी हैं और बर्ड्स। मैमल्स में आप अगर बात करें हम तो बैट आ जाती है, डॉग है, ह्यूमन है, इसके अलावा बर्ड्स को भी ये शिकायत हो सकती है। तो यहाँ पे हमने 2 क्लासेस देखी वायरसेस की ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट स्पेसिफिसिटी। तो हम बात कर रहे थे अटैचमेंट की। तो अटैचमेंट के लिए हर वायरस जो है वो यूज़ करता है कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स, जो कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये उन प्रोटीन्स हो सकती हैं, मोस्टली प्रोटीन्स होती हैं, या फिर कुछ केसेस में हम देखते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स भी मौजूद होती हैं। ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी भी होस्ट की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। अब हर वायरस जो है वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर को डिटेक्ट करेगा, जब जो उसके लिए स्पेसिफिक है तो वहाँ पे जाके वो अटैचमेंट उसकी शो होगी। तो इस लिहाज से हर स्पेसिफिक वायरस के लिए एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। जैसे HIV का जो रिसेप्टर है उसको हम कहते हैं HIV CD4 रिसेप्टर। रेबीज़ वायरस के लिए जो
रिसेप्टर होता है वो कौन सा होता है, रेबीज़, एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर, और इसके अलावा फास्फोलिपिड्स वगैरह भी रिसेप्टर्स के तौर पर काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हर स्पेसिफिक रिसेप्टर जब किसी भी वायरस को अवेलेबल होता है, अपना रिस्पेक्टिव अवेलेबल होता है, और जिस सेल के ऊपर मौजूद होगा तो वो सिर्फ उसी सेल के साथ अटैचमेंट शो करेगा। अगर कहीं किसी सेल के ऊपर किसी वायरस का रिस्पेक्टिव रिसेप्टर मौजूद नहीं है तो उसको वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता, उसके साथ अटैचमेंट ही शो नहीं कर सकता। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, अटैचमेंट ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। तो होस्ट को अवेलेबल है, उसके साथ अटैचमेंट उसने कर ली। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप उसकी एंट्री होगी। एंट्री में क्या होता है कि जो एनिमल वायरसेस होते हैं ये मोस्टली जो हैं फ़ौरन ही अटैचमेंट के फ़ौरन बाद ही वो उनकी एंट्री हो जाती है, लेकिन इसका जो डिटेल्ड मेकनिज़म है वो अभी तक फुली अंडरस्टूड नहीं है कि किस तरीके से जो वायरसेस हैं वो पेनिट्रेट करते हैं या एंट्री शो करते हैं इनसाइड दैट होस्ट सेल। लेकिन कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनके बारे में ये आइडिया है कि इनमें से कुछ ना कुछ इनके बारे में जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं वो आपस में एग्री करते हैं। उसमें से एक आ जाता है डायरेक्ट पेनिट्रेशन, या फिर फ्यूजन विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोसाइटोसिस। तो डायरेक्ट पेनिट्रेशन के अंदर तो ये होता है कि वायरस जो है जब अटैचमेंट शो करता है उसके बाद वो दो तरीक़ों से इंटर हो सकता है। या तो यह कि वो अपना जीनोम जो है वो उधर रिलीज़ करे, और जो सेल मेम्ब्रेन होगी जिस सेल के साथ वो अटैच हुआ है उसकी सेल मेम्ब्रेन में छोटा सा पोर होते हैं। पोर्स वैसे ये नेचुरली पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स के थ्रू जो है वो अपना जीनोम उस सेल के अंदर एंटर करता है और उसके साइटोप्लाज्म तक पहुंचा देता है। तो इस तरह का हमें मैकेनिज्म देखने को मिलता है पिकोरना वायरसेस के अंदर। कैसे कि जब वायरस अटैच होगा ऑन द सरफेस ऑफ सेल, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जो पोर्स होते हैं, मेम्ब्रेन पोर्स जिनको हम कहते हैं, उनके थ्रू ये अपना जीनोम उस सेल के अंदर इंसर्ट करता है। या फिर सेकंड मैकेनिज्म क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करता है, उसके अंदर ख़ुद जो है ऐसी होल्स या सुराख क्रिएट कर देता है जिनके थ्रू फिर ये अपना जीनोम उनके अंदर उसके साइटोप्लाज्म के अंदर तक रिलीज़ कर देता है। तो ये एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है एडिनो वायरसेस में। सेकंड मेथड है कि हम एंट्री के मेथड्स देख रहे हैं। सेकंड मेथड क्या है कि फ्यूजन में क्या होता है कि ये मोस्टली हमें इन्वेलप्ड वायरसेस जितने हैं उनमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो वायरस होता है वो अपने इन्वेलप समेत किसी भी होस्ट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके साथ फ्यूज़ कर जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है ये एक इन्वेलप्ड वायरस है, और ये जाके उसकी रिसेप्टर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो रिसेप्टर्स की साइड पे यहाँ पे अटैच होने के बाद वो उसके अंदर फ्यूज़ कर गया है। फ्यूज़ करने के बाद अगर आप देखें तो वो उसके अंदर पूरे का पूरा जो है एंटर हो गया है, एक तरह से पूरी उस मेम्ब्रेन का हिस्सा बन चुका है। अब हिस्सा बनने के बाद ये फ्यूज़, यही वो प्रोसेस है जिसको हम फ्यूजन का नाम दे रहे हैं कि मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है। ये मेम्ब्रेन के अंदर फ्यूज़ होने के बाद ये क्या करता है कि अपना जो न्यूक्लिक कैप्सिड है वो उसको जो है ये उसका न्यूक्लिक कैप्सिड है उसको ये सेल के अंदर एंटर कर देता है इनटू साइटोप्लाज्म, जबकि उसका जो एनवेलप होता है वो बाहर ही रह जाता है। तो इस तरह की जो एंट्री होती है उसको हम कहते हैं फ्यूजन विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक दफ़ा फिर जब उसके अंदर वो एंटर कर देता है अपना न्यूक्लिक कैप्सिड, ठीक है, मतलब उसकी जो एनवेलप होता है वो बाहर ही रह जाता है, लेकिन उसकी जो न्यूक्लिक कैप्सिड होती है वो उस सेल के अंदर एंटर हो जाएगी, और उसका एंटर होने के बाद अगर यहाँ पे आप देखें तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल उस साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ कर देती है, जबकि कैप्सिड जो है वो साइड पे रह जाता है। सो दिस वाज सेकंड मेथड जिसमें हमने देखा कि फ्यूजन होती है विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि अटैचमेंट जैसे ही होती है उस वायरस की उन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी, यहाँ पे टर्म यूज़ की हुई है पिंच ऑफ, वो थोड़ी सी अंदर की तरफ फोल्ड कर जाती है। जब वो अंदर की तरफ फोल्ड होती है तो वायरस जो है उसके अंदर एंटर हो जाता है, और वहाँ से छोटी सी वेजिकल्स बनती हैं। वेजिकल हम किसको कहते हैं कि सेक लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। तो इन वेजिकल्स के अंदर जो है वायरसेस इनक्लोज्ड होते हैं। अब एक बार वो वेजिकल यहाँ पे जैसे अगर आप देखें तो ये वो वेजिकल है, ये कंप्लीट वो वेजिकल शेप है, ठीक है, जो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है। ये पूरी सेक लाइक स्ट्रक्चर बना के उस सेल के अंदर एंटर हो चुका है। अंदर जाने के बाद ये क्या करता है, फ्यूजन शो करता है विद लाइजोसोम्स, जो उस सेल के होस्ट सेल के जो लाइजोसोम्स हैं उनके साथ फ्यूज़ करता है। अब लाइजोसोम्स जो होते हैं वो एंजाइम वो उसको हेल्प करते हैं इन अनकोटिंग,
ठीक है। अब वहाँ पे अनकोटिंग का मतलब क्या है कि वो अपना जीनोम रिलीज़ करे। तो जैसे ही वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ करता है वो अपना जीनोम रिलीज़ कर देता है, और फिर जीनोम आगे या तो इंटीग्रेट करेगा या नहीं करेगा वो बाद की बात है। लेकिन ये 3 मेथड्स हमने देखे कि जिनके थ्रू किसी भी वायरस की एंट्री होती है। फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट एंट्री या डायरेक्ट पेनिट्रेशन। इसमें डायरेक्टली जो है बाहर से ही उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एंटर कर दिया जाता है, और जिसका जो प्रोटीन कोड या कैप्सिड है वो होस्ट सेल से बाहर ही रहती है। सेकंड फ्यूजन में यह होता है कि जो उसकी एनवेलप है वो एक हिस्सा बन जाता है, फ्यूज़ हो जाता है इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद फिर अंदर जाके वो अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ करता है। थर्ड, एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है या बेंड हो जाती है। जब ये वेजिकल की फॉर्म में जो वायरस है वो अंदर एंटर होता है तो अंदर जाके लाइसोसोम्स की हेल्प से ये फिर अनकोटिंग होती है, इसकी जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ होता है, और फिर यहाँ पे अपना जितना भी साइकिल है उसको स्टार्ट करता है। तो एक बार अब अटैचमेंट हुई, उसके बाद फिर एंट्री होगी, तो फोर्थ स्टेप आ जाता है कि वायरल जीनोम रेप्लिकेशन। अब वहाँ पे रेप्लिकेशन होगी उसकी, जो हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का। तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि विद इन द होस्ट कोई भी वायरस जो है वो रेप्लिकेट करता है। अब जब एक होस्ट के अंदर जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट हो रहा होता है तो उसके साथ साथ जो उस वायरस की स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं वो भी सिंथेसाइज हो रही होती हैं, उनकी भी रेप्लिकेशन या आप समझें मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। तो जैसे जैसे अब देखें प्रोटीन्स भी तभी बनेंगी जब उसके जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होगी। तो रेप्लिकेशन के बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोम, आइदर वो आरएनए है या डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है। तो फिर उसके बाद उसकी रिस्पेक्टिव प्रोटीन बनेगी और ये काम एट ए टाइम सिमिल्टेनियसली चलता रहता है। तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि जो मुख्तलिफ वायरसेस हैं उनका जेनेटिक मटेरियल वेरी करता है। जैसे हमने कहा था कि नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए, डीएनए, हर फॉर्म में हमने मुख्तलिफ फैमिलीज़ उसकी स्टडी की थी। तो उस लिहाज से हर एक फैमिली का अपना रेप्लिकेशन का भी अपना एक मेकनिज़म है। अगर हम बात करें सबसे पहले पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस की, तो ये थोड़ा सा कल हमने डिस्कस किया भी था कि जो पॉजिटिव स्ट्रैंड वाले आरएनए वायरसेस होते हैं उनके पास सिर्फ वही एक स्ट्रैंड मौजूद होती है आरएनए की जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकती है इन ट्रांसक्रिप्शन। तो डायरेक्टली उसकी जो स्ट्रैंड है वो एज मैसेंजर आरएनए एक्ट करती है और एज अ रिज़ल्ट डायरेक्टली उसकी ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन्स बन जाती हैं। अब एक बार जो है उसकी प्रोटीन जो है बननी थी जो बन गई, लेकिन वो चूँकि पॉजिटिव स्ट्रैंड है अभी, तो उसकी फिर दोबारा से उस पॉजिटिव स्ट्रैंड की कम्प्लीमेंट्री नेगेटिव स्ट्रैंड भी तैयार होती है। उसका मकसद क्या होता है, ये नेगेटिव स्ट्रैंड तो नहीं चाहिए क्योंकि नेगेटिव स्ट्रैंड तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती इन प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन ये नेगेटिव स्ट्रैंड का मकसद क्या होता है कि इसको एज टेम्पलेट यूज़ किया जाता है फर्दर जो है नेक्स्ट स्टेप की पॉजिटिव स्ट्रैंड बनाने के लिए। किस तरीके से आप देखें कि ये जो पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हैं इनके पास क्या थी, एक पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए का मॉलिक्यूल मौजूद था, उसने डायरेक्ट जो है मैसेंजर आरएनए बनाया, ठीक है, और उसी से डायरेक्टली उसकी प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, इसको किसी भी फर्दर प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये जो पॉजिटिव स्ट्रैंड है ये इसकी कन्वर्जन होती है इनटू नेगेटिव, इससे एक कम्प्लीमेंट्री नेगेटिव स्ट्रैंड भी सिंथेसाइज किया जाता है। उसका मकसद क्या होता है कि अब आगे इससे जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब दोबारा से जब ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन होगी तो उसके लिए इस नेगेटिव स्ट्रैंड से एक सिंथेसाइज किया जाता है पॉजिटिव, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव फिर अगली साइकिल को लेके फिर से दोबारा से आप कहें कि मैसेंजर आरएनए है ये, ठीक है, और साथ साथ ये प्रोटीन बनाएगा और साथ फिर दोबारा से इससे बनेगा नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से ये नेगेटिव पॉजिटिव अल्ट्रेशन सी एक तरह से होती है और पूरी ये जो रिपीटेड प्रोसेस चलता रहता है, इस तरीके से तमाम जो वायरल प्रोजेनी है वो क्रिएट होती है। तो इस स्टेप के अंदर टेक्निकल बात क्या है कि ये बात पहली जो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि वो तो सिंपल है कि इसके अंदर चूंकि पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए है तो वो तो डायरेक्टली सिंथेसाइज कर सकता है अपनी रिस्पेक्टिव प्रोटीन्स को, लेकिन प्रोटीन सिंथेसाइज करने के बाद फिर नेक्स्ट क्या होता है कि उससे एक नेगेटिव स्ट्रैंड भी सिंथेसाइज होती है और उसका फंक्शन क्या होता है कि वो फिर आने वाले प्रोसेस जो अपकमिंग ट्रांसक्रिप्शन है उसके लिए एक पॉजिटिव स्ट्रैंड तैयार करता है ताकि दोबारा से जो है वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो सके।
सो ये वो मैकेनिज़्म था जो कि पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस एज्यूम करते हैं ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। फिर हम बात करते हैं नेगेटिव स्ट्रैंड्स की। तो नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस क्या होते हैं कि ये ट्रांसक्राइब हो क्योंकि हमने पहले बात की कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते इन ट्रांसक्रिप्शन, तो इनकी पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है या कन्वर्जन होती है इनटू पॉजिटिव स्ट्रैंड। ठीक है, पहले ये पॉजिटिव स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद फिर जो है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वगैरह जो हैं वो इनकी फिर ट्रांसलेशन करते हैं, और फिर अब एक बार ये कन्वर्ट हो गए पॉजिटिव स्ट्रैंड में तो फिर उनका मैकेनिज्म यही होता है जो कि हमने यहाँ पे देखा। तो एक आरएनए जो है अगर आप उसको ऐसे वायरस से एक्सट्रैक्ट करें जो कि पॉजिटिव स्ट्रैंडेड हो, ठीक है, तो पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस जो होते हैं वो मोस्टली इन्फेक्शियस नहीं होते। इसकी वजह यही होती है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते या डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इनटू दैट प्रोटीन सिंथेसिस। इस वजह से वो किसी भी होस्ट को अगर इन्फेक्ट करते भी हैं, उसके अंदर अगर जाते भी हैं, तो वो अपनी प्रोटीन्स जो हैं वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते और होस्ट को कोई नुकसान नहीं होता। तो इसकी एग्जांपल क्या है? एरिना वायरसेस है, बोनिया वायरस है, और बाकी भी मुख्तलिफ आपको रेब्डो वायरसेस वगैरह ये टाइप्स नज़र आ जाएंगी। तो ये बड़ा सिंपल सा है इसका मैकेनिज़्म। फर्स्ट दो जो हमने देखी नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस जो हैं। अब हम जाते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस की। इसकी एग्जांपल क्या है? रियो वायरसेस। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक नेगेटिव स्ट्रैंड जो आरएनए है, ठीक है, अब देखिए डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड है, उनमें से एक स्ट्रैंड जो है वो पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। अगर केस ये है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्ट्रैंड है और ये हैं ये आरएनए वायरसेस हैं, ठीक है, तो उनमें से जो नेगेटिव स्ट्रैंड होगी वो भी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू पॉजिटिव स्ट्रैंड, ठीक है, और इस तरीके से जाके फिर उनकी प्रोटीन्स और एंजाइम्स वगैरह जितने भी हैं वो सिंथेसाइज होंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी, जो नेगेटिव है उसको भी कन्वर्ट किया जाता है इनटू पॉजिटिव, ठीक है, जिस तरह से हमने देखा था कि यहाँ पे जो है नेगेटिव स्ट्रैंड्स कन्वर्ट होती थी इनटू पॉजिटिव। तो इधर भी अगर दो स्ट्रैंड्स डबल स्ट्रैंडेड की बात कर रहे हैं अभी हम, तो अगर उनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वो भी एक जो है जो नेगेटिव है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड। अब वो एक टिपिकल मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड है तो वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकती है इन प्रोटीन सिंथेसिस। जबकि अगर हम देखें दोनों की दोनों अगर पॉजिटिव स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सामने है, अगर सपोज़ वायरस इस शेप में है तो फिर एक तो फर्स्ट प्रोसेस तो वही होगा जो हमने यहाँ पे देखा कि जो दोनों पॉजिटिव स्ट्रैंडेड फॉर्म में आ चुकी थी तो उन्होंने अपनी रिस्पेक्टिव प्रोटीन और एंजाइम्स जो है वो सिंथेसाइज करने शुरू कर दिए। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि वही जो हमने पिछली यहाँ पे देखा था, यहाँ पे कि वो रिपीटेड प्रोसेस चलता है, तो यहाँ भी तकरीबन वही होता है। अगर दोनों सेम हों और दोनों पॉजिटिव हों, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि उनकी एक कम्प्लीमेंट्री नेगेटिव स्ट्रैंड प्रिपेयर की जाती है और उसका मकसद क्या होता है कि वही के नेक्स्ट स्टेप में फिर उससे दोबारा से एक हमें टेम्पलेट अवेलेबल हो जाए जिसकी बेस पे दोबारा से एक पॉजिटिव स्ट्रैंड बनाया जाए और फिर प्रोटीन सिंथेसिस की जाए। सो दिस वाज मैकेनिज्म अडॉप्टेड बाय डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। अब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस की अगर हम बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस की जो रेप्लिकेशन होती है वो होस्ट के न्यूक्लियस में होती है और तकरीबन ये इसमें आ जाते हैं पार्वो वायरसेस वगैरह। अब इनकी जितनी भी रेप्लिकेशन है वो होस्ट सेल के एंजाइम्स पे डिपेंड करती है। वो सारे होस्ट के एंजाइम्स को अपने हाथ में लेके अपने डीएनए की कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो प्रिपेयर करता है, क्योंकि उसके पास बाय नेचर सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है, ये डीएनए वायरसेस हैं लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड हैं। तो वो होस्ट की जो मैकेनिज्म है, जितना उसकी मशीनरी है, उसको यूज़ करके अपनी उस सिंगल स्ट्रैंड की कम्प्लीमेंट्री दूसरी स्ट्रैंड प्रिपेयर करता है, ठीक है, वहाँ से न्यूक्लियोटाइड होस्ट से न्यूक्लियोटाइड बेसिस लेके, तो जैसे आप रेप्लिकेशन में देखते हैं तो उस तरीके से यहाँ ये खुद को सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर सिंपली जैसे हम देखते हैं एक रेप्लिकेशन के बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है, मैसेंजर आरएनए बनता है और फिर आगे जाके उससे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या है कि वो अपने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को पहले कन्वर्ट करता है इनटू डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म और फिर नॉर्मली वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कैरीड आउट होती है। अगर हम बात करें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस की, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस में ये होता है कि वो डायरेक्टली उनका जो जीनोम है जैसे ही वो एंट्री शो करते हैं किसी भी होस्ट के अंदर,
तो उनका जीनोम डायरेक्टली उस होस्ट के न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, न्यूक्लियस की तरफ चला जाता है। अब वहाँ पे वो जितने भी होस्ट के सेलुलर एंजाइम्स वगैरह हैं उनको यूज़ करके अपनी डबल स्ट्रैंडेड की रिस्पेक्टिव मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करता है। मतलब कि जो नॉर्मली हम देखते हैं कि एक जो डीएनए होता है उससे इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज़ प्रिपेयर होती है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो अब ये भी तकरीबन वही प्रोसेस है जो हम नॉर्मली देखते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस है। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि इसमें ये डीएनए वायरस का होता है और आगे जो एंजाइम्स और सेलुलर मशीनरी जितनी भी यूज़ हो रही होती है वो उस होस्ट की होगी। तो फिर उसके बाद एक मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होने के बाद नेक्स्ट क्या होता है कि उसकी ट्रांसलेशन होती है और उससे रिस्पेक्टिव प्रोटीन्स बनती हैं, लेकिन ये प्रोटीन्स वायरस की होंगी। तो ये बहुत सिंपल सा है कि जो डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं उनके अंदर नॉर्मल जैसे हम देखते हैं कि एक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है वही किया जाता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि इसके लिए एंजाइम्स और जितने भी बाकी मशीनरी है वो होस्ट की की जाती है। इसकी एग्जांपल आ जाती हैं पापू वायरस है, एडिनो वायरस और हर्पीज़ वायरस वगैरह। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले अटैचमेंट हुई, फिर उसके बाद होस्ट के अंदर वो पेनिट्रेट किया उसने, और फिर अपना जो जेनेटिक मटेरियल था उसकी मुख्तलिफ तरीके ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीनोम उन्होंने मुख्तलिफ मेथड्स अडॉप्ट करके उसकी रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन की। अब फिफ्थ स्टेप है असेंबली। असेंबली के अंदर क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स जो कुछ भी उसके अंदर बना है किसी भी वायरस का, उसकी प्रोटीन्स बनी हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज हुआ है, वो सारे के सारे किसी एक लोकेशन के ऊपर जमा हो जाते हैं, इसको कहते हैं असेंबली। तो ये मुख्तलिफ वायरसेस के अंदर ये एबिलिटी है कि वो मुख्तलिफ साइट्स पे हर एक की अपनी एक पर्टिकुलर साइट होती है इनसाइड द होस्ट सेल जहाँ पे उनके कंपोनेंट्स की वायरस के कंपोनेंट्स की असेंबली होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जो पॉक्स वायरसेस हैं उनकी असेंबली होस्ट के साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि जो एडिनो वायरसेस होते हैं उनकी असेंबली न्यूक्लियस में होती है। तो इस तरीके से एक कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो कैरीड आउट होता है और इस स्टेप को हम कहते हैं असेंबली। इसमें मुख्तलिफ जितने भी प्रोटीन्स बनी या न्यूक्लिक एसिड बना वो सारा जो है एक किसी लोकेशन पे जमा हो जाता है। फिर क्या होगा कि वो सारे जितनी उनकी प्रोटीन्स थी वो भी अवेलेबल हैं, वो भी एक जगह पे आ चुकी हैं, उनके न्यूक्लिक एसिड्स जो थे वो भी एक जगह जमा हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैच्योरेशन। अब वो सारी प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह एक फुली स्ट्रक्चरल फॉर्म में एक पूरा मैच्योर वायरस या वायरॉन जिसको हम कहते हैं वो बिल्ड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो जो हमने इक्लिप्स की बात की थी कि वो इक्लिप्स वो पीरियड होता है जिसके अंदर हम कहते हैं कि कोई भी वायरस जो है वो इन्फेक्शियस नहीं रहता, क्योंकि वो होस्ट के अंदर मौजूद होता है और वो इन्फेक्शन जो उसने काज करना था वो कर चुका होता है। तो उस नॉन इन्फेक्शियस या इक्लिप्स के टाइम में क्या होता है कि वो अपनी रेप्लिकेशन कर रहा होता है। अब रेप्लिकेशन उसकी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब वो क्या करेगा कि अपनी इन्फेक्शियस नेचर को रीगेन करता है। जितनी उसकी पिछले स्टेप में असेंबली हुई थी, जितने कंपोनेंट्स थे वो सारे जमा हो गए, अवेलेबल जो कुछ भी उसकी रिक्वायरमेंट थी अपनी स्ट्रक्चर पूरी करने के लिए वो सारी मौजूद हैं। अब तो वो दोबारा से अपनी स्ट्रक्चर को फिर से रीबिल्ड करके मुख्तलिफ छोटे छोटे अपने एक से ज़्यादा वो मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो वो सारे जो मिनी वायरसेस होते हैं वो अपनी स्ट्रक्चरल जितनी भी उनके कंपोनेंट्स हैं उनको असेंबल करता है और दोबारा से अब वो इन्फेक्शियस हो जाता है। तो इसमें इन्फेक्शियस जो मैच्योरेशन है इसके दौरान उनके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आती हैं। अब कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं कि जो इनसाइड द होस्ट बॉडी मैच्योर होते हैं और कुछ जो होते हैं रिलीज़ होने के बाद मैच्योर होते हैं। अब मैच्योरेशन भी हो चुकी, वायरस जो है वो सिंगल वायरस एंटर हुआ था इनसाइड होस्ट, वहाँ पे जाके उसने रेप्लिकेशन की और अब वो अलॉट ऑफ जो हैं वहाँ पे वायरसेस प्रोड्यूस हो चुके हैं और वो मैच्योर फॉर्म में हैं, वो इन्फेक्शियस हैं। अब वो वहाँ से रिलीज़ होंगे टू द आउटसाइड। रिलीज़ होने के दो मेथड्स हैं, लाइसिस के थ्रू भी हो सकता है और बडिंग के थ्रू भी हो सकता है। लाइसिस के थ्रू जनरली हम देखते हैं कि जो नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस हैं वो रिलीज़ होते हैं और लाइसिस का प्रोसेस जो है वो जो है इमीडिएट डेथ ऑफ द होस्ट सेल काज करता है। लाइसिस का मतलब यही है कि वो होस्ट सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, सरफेस जो होती है उसकी ब्रस्टिंग हो जाती है, सेल पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और उसमें से जो वायरॉन्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। सेकंड मेथड है बाय बडिंग।
बडिंग में क्या होगा कि मुख्तलिफ आगे अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे जाते हैं। तो उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है होस्ट सेल की, उसके अंदर वो छोटी छोटी आउट ग्रोथ्स बन जाती हैं और उनके थ्रू फिर जो है वायरसेस रिलीज़ होते हैं। बडिंग जो है ये होस्ट सेल को किल कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, लेकिन अगर नहीं करने वाली बात हो कि वो होस्ट सेल को किल नहीं कर रही, तब भी ये जो डेथ होस्ट सेल की डेथ का जो एक फिनोमेना होता है वो डिले हो सकता है, लेकिन वो होगा ज़रूर। ठीक है, कुछ टाइम के लिए हम कहते हैं कि जैसे हमने बात की थी लाइसिस की, कि वो इमीडिएट डेथ काज करता है ऑफ होस्ट सेल, लेकिन जो बडिंग है वो इमीडिएट तो नहीं होती, लेकिन डेथ फिर भी सर्टन होती है, श्योर होती है। कुछ टाइम मिल जाता है होस्ट को, लेकिन डेथ फिर भी इसी वजह से होगी। तो यहाँ पे आप देखें, अगर ये फर्स्ट वन क्या है, सेल लाइसिस शो कर रहा है। तो ये देखें वो सारी स्टेजेस जो अभी हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे, तो एंड पे अगर देखें ये लाइसिस का जो स्टेप है, इसमें वो सेल के अंदर, बल्कि उससे पहले अगर मैचुरेशन में देखें तो इसके अंदर अब ये जितने भी वायरॉन्स थे वो मैच्योर हो चुके हैं, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी मौजूद है, कैप्सिड्स उनकी प्रॉपर तरीके से बन चुकी हैं, स्ट्रक्चर उनकी कंप्लीट हो चुकी है। तो सो दिस वाज मैचुरेशन स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो वो जो होस्ट सेल है उसकी सरफेस को डिसरप्ट करके उसकी ब्रस्टिंग करके उसमें से रिलीज़ हो रहे हैं। सो दिस इज़ सेल लाइसिस। सेकंड मेथड आप बर्डिंग को देखें तो यहाँ पे अब ये देखें, ये जैसे ही वायरस जो है वो सेल होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ पुश कर रहा है, तो वो इस तरीके से हमें एक आउट ग्रोथ स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रही है और एट द एंड वहाँ से जो है वायरस रिलीज़ हो जाता है। तो ये भी आखिर में जाके होस्ट सेल की डेथ काज करता है, लेकिन इमीडिएट डेथ नहीं होती होस्ट सेल को, कुछ थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। So this was our second part of the topic, which was viral genetics. नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।